तो if egg does not get fertilized due to unavailability of sperm, then the soft and the thick inner lining of the uterus along with the blood vessels and the dead egg comes out of the vagina in the form of bleeding that is known as menstruation. Menstrual cycle और कौन सी barrier method, chemical method and IUCDs that is the copper T भी use कर सकते हैं. One celled thick. Let me tell you ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक at most important है लाइफ प्रोसेस में. उनसे एक क्वेश्चन भाई हर साल पूछा जाता है, इस बार भी आया था. Hey सेल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे. सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी अमेजिंग भी चल रही होगी. मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु. तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपके कंपार्टमेंट एग्जाम्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सारे टॉपिक से जो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताए थे. इसी एक चैनल पे वेदांतु क्लास 9, 10 एंड 11 चैनल पे आपका 5 दिन पहले शायद मेरा एक कंपार्टमेंट का सेशन गया था, जहां पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक चैप्टर के बताए थे. आज उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हम कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो मेक श्योर जरूर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक इसे जरूर अटेंड कर रहे हो. चलो, तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम. हियर वी गो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड. तो आप सब लोगों को पता है, आपने अपने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी आपका एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो यूट्रस इट प्रिपेयर्स द थिक लाइनिंग. क्या करती है? हर मंथ एक थिक लाइनिंग प्रिपेयर करती है एंड दैट थिक लाइनिंग कंटेन्स लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स. तो भाई जब भी आपका एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो दीज थिक लाइनिंग एंड अलोंग विद द ब्लड गेट्स रप्चर्ड. वो क्या हो जाती है? फट जाती है, रप्चर हो जाती है एंड कम्स आउट थ्रू द वजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, जिसको हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. तो भाई ये यूट्रस जो होता है हर मंथ एक थिक लाइनिंग प्रिपेयर करता है सो दैट अगर इन केस एग आपका फर्टिलाइज हुआ तो वो इम्प्लांटेशन के लिए रेडी रहे, ताकि वो जाइगोट को इम्प्लांट, एम्ब्रियो को इम्प्लांट ठीक से कर सके, उसके डेवलपमेंट में हेल्प कर सके. बट जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो यही यूट्रस की जो थिक लाइनिंग होती है ये खराब हो जाती है, धीरे धीरे कहते हैं डिग्रेड होने लगती है. इन्हीं के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट होता है दैट कम्स आउट थ्रू द वजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. अब वो आपसे पूछ रहा है लिस्ट एनी 3 कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स व्हिच इज प्रैक्टिस फॉर फैमिली प्लानिंग. तो भाई कौन से 3 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े थे? एक हमने पढ़ा था बैरियर मेथड, जिसमें हम क्या यूज कर सकते हैं? कॉन्डम्स यूज कर सकते हैं सो एज टू प्रिवेंट फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ एग एंड द स्पर्म, जिसमें क्या आ जाता है? आपका यूज ऑफ कॉन्डम्स या फिर डायफ्राम या फिर आपका कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. क्या यूज कर सकते हैं? फीमेल्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसमें से आपको पता ही है एग्जांपल आई पिल्स यूज हो सकती है, या फिर आपका सर्जिकल मेथड यूज हो सकता है. क्या यूज हो सकता है? सर्जिकल मेथड कैन बी यूज्ड, जिसमें क्या होता है? आपका ट्यूबेक्टोमी, फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है ताकि परमानेंटली आपकी प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, या फिर मेल्स में वासेक्टोमी परफॉर्म किया जाता है सर्जिकली, ताकि उनके वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है ताकि उसमें से स्पर्म का ट्रांसफर आपके पीनस तक या फिर आउटसाइड तक ना हो पाए. तो ये कुछ मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो आपका यूज होते हैं फॉर द फैमिली प्लानिंग. ठीक है, तो इफ एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्पर्म, देन द सॉफ्ट एंड द thick inner lining of the uterus along with the blood vessels and the dead egg comes out of the vagina in the form of bleeding that is known as menstruation. Menstrual cycle और कौन सी barrier method, chemical method and IUCDs that is the copper T भी use कर सकते हैं. जो आपको याद आ जाए आप वो लिख सकते हैं. ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन. Give reason why the 2 ventricles have thicker muscular walls than the 2 atria in human heart and the capillaries have walls which are one-celled thick. Let me tell you ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक at most important है लाइफ प्रोसेस में. उनसे एक क्वेश्चन भाई हर साल पूछा जाता है, इस बार भी आया था. तो आपकी जो वेंट्रिकल्स होती हैं these are designed to pump blood away from the heart, pump blood to away from the heart to एंटायर बॉडी, है ना? एंटायर बॉडी. ठीक है, पंप ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट या फिर पूरी बॉडी तक पंप करने का काम करती है.
तो इतनी दूर दूर तक ब्लड को पंप करना पड़ता है, हमारे इवन राइट वेंट्रिकल को भी ब्लड को पंप करके लंग्स तक लेकर के जाना पड़ता है। इसीलिए हमारी जो वेंट्रिकल्स होती हैं उनके अंदर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है। ब्लड का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से दे आर प्रोवाइडेड विद द थिक मस्कुलर वॉल्स, ताकि वो इतने ब्लड प्रेशर को, इतने हाई ब्लड प्रेशर को क्या कर सके, विद स्टैंड कर सके। एंड कंपेयर टू एट्रिया, एट्रिया में बस ब्लड पोर किया जाता है, वहां पे प्रेशर उतना ज्यादा नहीं होता है जितना आपके वेंट्रिकल्स में होता है। इसीलिए एट्रिया की वॉल्स जो होती हैं, मस्कुलर वॉल्स, वो थोड़ी सी थिन होती हैं कंपेयर टू वेंट्रिकल्स। एंड कैपिलरीज जो होती है, दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन या फिर एक्सचेंज ऑफ मटीरियल एट द टिश्यू और द सेल लेवल। सेल के लेवल या फिर टिश्यू के लेवल पे आपका ये जो एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिशन का एक्सचेंज, जो गैसियस एक्सचेंज, जो व्हाटएवर एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट योर टिश्यू और सेल लेवल, उसमें आपकी कैपिलरीज हेल्प करती है। तो इतने छोटे छोटे आपके सेल्स, टिश्यूज होने की वजह से आपकी कैपिलरीज को भी पतला होना पड़ता है, ताकि वो आराम से चीजों का एक्सचेंज कर सके। दिस इज द रीजन व्हाई योर कैपिलरीज आर वन सेल थिक। ओके, चलो भैया, कैपिलरीज टेक पार्ट इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड एट द टिश्यू लेवल, दैट्स व्हाई दे आर वन सेल्ड थिक। ठीक है, चलो, name the organs that form the excretory system in human beings. Why is there a difference in the rate of breathing between the aquatic and the terrestrial organisms? Let me tell you, एक्सक्रीशन का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें वहां से उसके पार्ट्स के या तो फंक्शन या तो आपका पूरा नेफ्रॉन वाला पार्ट वो पूछ लेते हैं। जैसे कि इसमें ये सारे आपके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम में, बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलो, तो अगर मैं बात करूं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो सबसे पहला क्या होता है, आपकी पेयर ऑफ किडनीज विच फॉर्म योर एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है ना। पेयर ऑफ यूरेटर्स, वो भी आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट बनाते हैं। एंड आपका यूरिनरी ब्लैडर, एंड लास्ट में आ जाता है आपका यूरेथ्रा, जहां से आप अपनी यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं। सो दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आपके ब्रीदिंग में डिफरेंस इसीलिए होता है क्योंकि आपके एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, व्हाट दे इनहेल, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म आपका डिसॉल्व्ड O2 इनहेल करते हैं। And this dissolved O2 is very less in amount in your water bodies. Dissolved oxygen जो होता है बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है पानी के अंदर, जिसकी वजह से एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को जोर जोर से सांस लेनी पड़ती है, ताकि अच्छे खासे अमाउंट में, जितनी अमाउंट में उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो उनके बॉडी के अंदर एंटर कर सके एंड दे कैन परफॉर्म अदर प्रोसेसेस विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो अब हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, हम तो मस्त हवा में सांस ले लेते हैं आराम से, हवा के अंदर 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट भी है, इससे भी कम ऑक्सीजन आपकी डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है पानी के अंदर, तो हम तो आराम से सांस ले लेते हैं। इसीलिए हमारी ब्रीदिंग रेट, जो हमारा ब्रीदिंग रेट होता है, वो इतना ज्यादा तेज नहीं होता कंपेयर टू एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। सिंपल सा आंसर है। एंड आपको पता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया था, और इवन यही सेम क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है। ठीक है, चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, define geotropism and draw a labeled diagram of plant showing geotropic movement of its part। तो geotropism is a type of ट्रॉपिक मूवमेंट, जिसको हम डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहते हैं, एंड इट अकर्स ड्यू टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो आपका मूवमेंट होता है, दैट इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म। जैसे कि 2 टाइप के जियोट्रॉपिज्म हो जाते हैं आपके, वन इज द पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड अनदर वन इज द नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। रूट्स जो होते हैं वो आपके पॉजिटिव शो करते हैं, क्यों? क्योंकि जब भी आपकी ग्रोथ, whenever your growth occurs towards your stimulus, towards the stimulus, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव ग्रोथ। जैसे कि आपकी रूट्स टूवर्ड्स द ग्रेविटी डाउनवर्ड ग्रो करती हैं, जबकि शूट जो होती हैं आपकी वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं, बिकॉज दे ग्रो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है सेंटर ऑफ द अर्थ में, तो टूवर्ड्स द ग्रेविटी रूट्स ग्रो करते हैं, जबकि अवे फ्रॉम द ग्रेविटी आपकी शूट ग्रो करती है। तो जब आपका ग्रोथ अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होता है, दैट इज नोन एज द नेगेटिव ग्रोथ, जैसे कि नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और इसके पार्ट्स के लिए आपको बस ऐसा एक बढ़िया सा गमला बनाना पड़ेगा, एक बढ़िया सा उगाता हुआ पेड़ ऊपर दिखाना पड़ेगा, जो शूट है नीचे वाली आपको रूट्स दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म टूवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो करती हैं। सिंपल। चलो भैया, मेंशन द फंक्शन ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन। हु सीक्रेट द एड्रेनलिन हार्मोन? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रेनलिन हार्मोन आपके किसी भी स्ट्रेस
या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में, किसी भी स्ट्रेस या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में डील करने में आपकी मदद करता है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी बॉडी को किस तरीके से चेंज करना है, उसके लिए आपका एड्रेनलिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे दूं कि आपके पीछे एक कुत्ता दौड़ रहा है जो आपको काटने के लिए दौड़ रहा है, तो वो कैसी सिचुएशन है, स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, आप बहुत जोर से भाग रहे होगे। उस केस में आपका जो ब्लड प्रेशर होता है इट गेट इंक्रीज्ड, ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाता है। इवन आपकी ब्रीदिंग रेट भी, आप बहुत जोर जोर से सांस लेने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि आप दौड़ रहे होते हो उस कुत्ते से दूर भाग, तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होने की वजह से आपको, अब एक तो दौड़ रहे हो, एनर्जी ज्यादा चाहिए, एनर्जी ज्यादा के लिए आपको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि ऑक्सीजन कैसे बनती है, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। तो आप ज्यादा जोर से सांस लेते हो, ऑक्सीजन ज्यादा एंटर करती है और वही ऑक्सीजन से हमारी बॉडी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करती है जो हमारे लेग्स को चाहिए होती है फॉर दिस स्ट्रेस वाली इमरजेंसी सिचुएशन में। तो आपके ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को, ब्रीदिंग रेट को ज्यादा इंक्रीज करती है। आपके मोस्ट ऑफ द ब्लड को एसेंशियल ऑर्गन तक, आपके स्केलेटल मसल्स तक, दिल तक, ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट कर देती है, ताकि आपके सारे ऑर्गन एक्टिवली उस स्ट्रेस इमरजेंसी सिचुएशन में पार्टिसिपेट करके आपकी हेल्प कर सके। दिस इज द एंटायर आंसर यू कैन राइट इन योर एग्जाम। ठीक है, चलो भैया, why does the flow of signal in a synapse from axonal end of one neuron to the dendritic end of the another neuron? तो आप लोगों को पता ही है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस वो कहां से कहां ट्रांसफर होती है, हमेशा एक्सॉन एंड से आपके नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्रिटिक एंड तक ट्रांसफर होती है। कभी भी इंफॉर्मेशन उल्टी ट्रांसफर नहीं होती है। डू यू नो द रीजन Why? This is because क्योंकि आपके एक्सॉन के पास छोटे छोटे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं which contains the neurotransmitters, ठीक है, which contains the neurotransmitters, और ये neurotransmitters आपके डेंड्राइट्स में एब्सेंट होते हैं। These are absent in dendrites but present in axon ending, और यही न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को केमिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट करते हैं, जिसके फॉर्मेट में आपके साइनैप्स के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। तो आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स एब्सेंट होने की वजह से एट योर डेंड्रिटिक एंड आपकी इंफॉर्मेशन हमेशा एक्सॉन से डेंड्राइट जाएगी, कभी भी उल्टी ट्रांसफर नहीं होती है। कीप दिस इन माइंड ऑलवेज। ठीक है, चलो next question, mention the parts of the human brain which performs the following function. Okay, that part that controls your salivation and vomiting, it is a type of involuntary action which is controlled by your medulla oblongata. medulla oblongata किसका part होता है, it's your hind brain का part। ठीक है, next the largest part of the forebrain का सबसे largest part माना जाता है cerebrum, जो कि आपकी thinking, memory, intelligence इन सब के लिए responsible होता है। the fluid that protects the brain, that is the CSF, cerebrospinal fluid, and meninges are the three membranes which is also providing support and protection to your brain। आर्केनॉइड, पायामीटर एंड ड्यूरामीटर, बट इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए ये 3 मेम्ब्रेन्स की लेयर होती है जो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम एनी टाइप ऑफ शॉक। उसी तरीके से सीएसएफ भी आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन और शॉक से बचाता है। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, list 2 differences in tabular format between dominant and the recessive trait। तो डोमिनेंट जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं, रेसेसिव। डोमिनेंट का मतलब जो सबसे ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं, दे आर मोर इन नंबर, वेयर एज रेसेसिव ट्रेट हमेशा नंबर में लेस होते हैं। एंड डोमिनेंट ट्रेट जो होता है वो अपनी प्रेजेंस में किसी और जीन को एक्सप्रेस होने नहीं देता है, लाइक द रेसेसिव। मतलब रेसेसिव जीन अनटिल एंड अनलेस आपका डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट होगा वो शो नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेट हमेशा F1 प्रोजेनी में दिखता ही है और ये ज्यादा होते हैं नंबर में। हम और रेसेसिव ट्रेट जो होते हैं वो तब अपीयर होंगे जब डोमिनेंट ट्रेट की प्रेजेंस नहीं होगी। एक भी डोमिनेंट ट्रेट अगर प्रेजेंट हुआ आपका बॉडी में तो हमेशा वही ही एक्सप्रेस होगा, रेसेसिव ट्रेट कभी भी एक्सप्रेस नहीं होगा। और ये हमेशा लेस इन नंबर होते हैं, कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में या फिर नॉर्मली पॉपुलेशन में। ठीक है,
चलो भैया, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये रहा आपका अमीबा, बढ़िया सा। ये अमीबा सबसे पहले क्या करता है, आपके न्यूक्लियस को डिवाइड करता है। इट अंडरगो न्यूक्लियर डिविजन दैट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, कैरियोकाइनेसिस। ये रहा आपका अमीबा, और ये इसने क्या किया, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करना शुरू कर दिया। एंड जब आपका इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो ये अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना शुरू करता है, दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। और जब भाई ये साइटोकाइनेसिस हो जाता है आपका, तो धीरे 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 करके इस तरीके से आपका साइटोकाइनेसिस होता है। ये इसके पास अपना न्यूक्लियस, ये इसके पास अपना न्यूक्लियस, और धीरे धीरे करके आपके दो डॉटर अमीबा में आपके ये पूरा अमीबा डिवाइड हो जाता है इस तरीके से। तो पहले पेरेंट सेल था, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, देन साइटोप्लाज्म, और दो डॉटर न्यूक्लियाई इसके बन गए। बाइनरी फिजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके अक्सर एग्जाम में आते हैं और आए भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is ozone and how does it affect the ecosystem and what causes the depletion of ozone layer, how can we prevent it? तो ozone is the uppermost topmost layer of our earth, जो अपने अर्थ को एज अ ब्लैंकेट की तरह ओढ़े हुई है। ओजोन लेयर क्या करती है, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन टू एंटर इनसाइड द अर्थ। और इसका डिप्लीशन का रीजन भाई ये है कि ओजोन हमारे अर्थ के ऊपर क्या प्रेजेंट है, रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, उसके अंदर से एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की एक गैस निकल रही है। और यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है, आपके ओजोन के साथ बॉन्ड बना करके, मतलब ओजोन को तोड़ देती है ऑक्सीजन और सिंपल से एक ऑक्सीजन एटम में, और उसी ऑक्सीजन के एटम के साथ ये कंबाइन करके खाली ऑक्सीजन का एटम अवेलेबल नहीं होने देती है, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजन ओजोन लेयर बन नहीं पाती। ओजोन लेयर कैसे बनती है, जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन होता है तभी वो O3 की फॉर्मेशन करता है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन एटम के साथ ही कंबाइन होकर के गायब कर देते हैं एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एटम। और ये कहाँ, जो ऑलरेडी ओजोन लेयर प्रेजेंट है ना, उसी के ऊपर जाकर के डायरेक्ट अटैक करती है। ये नहीं कि इन्वायरमेंट पे जो प्रेजेंट है उसके ऊपर अटैक कर रही है। जो ओजोन लेयर आपकी ऑलरेडी फॉर्म्ड है उसी के अंदर ये O3 मॉलिक्यूल पे जाकर के अटैक करती है, और इस तरीके से आपकी ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है, उसके अंदर एक होल होता जा रहा है। एंड हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय प्रिवेंटिंग द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को अभी के टाइम पे बैन कर दिया गया है, हम उसको यूज अब नहीं करते हैं। उनकी प्लेस पे दूसरे आपके केमिकल्स यूज होते हैं फॉर योर एसीज एंड रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन, बट मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सी न्यूज है फॉर ऑल ऑफ यू दोज आर रेडी टू गिव द कंपार्टमेंट एग्जाम। आप सबके सारे मास्टर टीचर्स ने, मैंने, निकिता मैम ने, AKR सर ने, कुलदीप सर ने, सुरभि मैम ने खुद से आपके क्वेश्चंस निकाले हैं, हर एक अपने अपने सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चन पेपर्स, जिसमें वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर योर अपकमिंग कंपार्टमेंट एग्जाम। एंड आई एम गारंटीड कि उसी में से आपके क्वेश्चंस इस बार कंपार्टमेंट एग्जाम में आएंगे। तो अगर आपको वो टेस्ट सीरीज चाहिए तो यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, विजिट आवर चैनल दैट इज वेदांतु क्लास 9 एंड 10, और इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा दैट इज द क्लास 10 कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्जाम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपार्टमेंट वाले, इम्प्रूवमेंट एग्जाम वाले भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपका पेज ओपन होकर के आएगा टेस्ट सीरीज का। 20 सब्जेक्ट टेस्ट, हर एक सब्जेक्ट के लिए 5-5 टेस्ट पेपर अवेलेबल हैं, जो आपके वही सेम पैटर्न फॉलो करते हैं जो आपका कंपार्टमेंट एग्जाम में रहेगा। और उसमें जो सारे क्वेश्चंस हैं सब हमने खुद से ऐड ऑन किए हैं, एंड इवन आई एम डैम श्योर कि उन्हीं में से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो इन केस अगर आपको ये परचेज करना है तो इसका प्राइस जस्ट ₹4,999 है। आपके कंपार्टमेंट एग्जाम नियर बाय हैं, इससे अच्छी चीज आपको और कहीं नहीं मिल सकती है, इससे अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहीं नहीं और मिल सकते हैं। अभी मैंने आपको 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए, ऐसे ही आपके 20 या 25 क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आई थिंक सो उससे ज्यादा ही क्वेश्चंस हैं, जैसा आपका पैटर्न रहता है वो पूरा का पूरा पैटर्न फॉलो करके आपके पास 5-5 सब्जेक्ट टेस्ट के सारे सब्जेक्ट्स के टेस्ट पेपर अवेलेबल हैं। तो आप बस इसको ज्वाइन कर सकते हो, इसको परचेज कर सकते हो जाकर के इस लिंक पे क्लिक करके। 4,999 का बस ये कोर्स है और कुछ करने की आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी।
जल्दी से ज्वाइन कर लेना भाई, यहीं से तुम्हारा भला हो जाएगा एंड आई एम वेरी श्योर कि आपके क्वेश्चंस इसी से ही आने वाले हैं। तो बस अब जाते जाते टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेना, ताकि क्लास 11th में अब आप लोग आ भी चुके हो तो उसके लिए आपको कहीं से भी कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा ये चैनल आपको सब कुछ प्रोवाइड करने वाला है। एंड अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो बस अब जाते जाते मेरे प्यारे सारे स्टूडेंट्स फटाक से सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेस्ट सीरीज को परचेज करना ना भूलें, क्योंकि वही टेस्ट सीरीज आपका बेड़ा पार लगा सकती है। चलो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।